क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा क्वेश्चन में? What kinetic energy must an alpha particle possess to split a deuteron whose binding energy? ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी अपने को दिया है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ठीक है, क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको? हमारे पास में ये ड्यूटेरॉन दिया है ना, इसका मास 2m, और ये अल्फा पार्टिकल है, ये मान लेते हैं u स्पीड से आ रहा है, ये तो रेस्ट पर ही है, और इसका मास 4 है, क्योंकि इस तरह के केसेस में ऐसे आप मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम मान सकते हो, है ना। तो ये कह रहा है कि हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है कि ये स्प्लिट हो जाए, ये तो ये बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी एनर्जी हम लोग सप्लाई करें, यही मतलब हुआ, है ना। हरी बात सुनने तो हाँ सर। इस तरह के केसेस में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम लॉस की बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे मैक्सिमम लॉस, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग, इसका मतलब है मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी फिर अपने को इसकी अल्फा पार्टिकल की। तो मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब दोनों की स्पीड v होगी, यानी E इक्वल टू 0 होगा, तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे, है ना। तो कितना हो गया हमारे पास में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो 4mu प्लस इसका तो 0 ही है, इक्वल टू 6mv, तो v इक्वल टू आ गया 2u/3। तो सबसे पहले तो हम लोग मैक्सिमम लॉस निकालेंगे, है ना। तो वो जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, मैक्सिमम लॉस आ रहा है हाफ 4mu² माइनस हाफ 6m 2u/3 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी की। सॉल्व कर लो, नहीं आएगा कैसे आंसर, ठीक है ना, लिख लो इसको। तो मैक्सिमम लॉस वाला कंडीशन क्यों लिया हमने? उसने पूछा ना, क्योंकि उसकी अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी है मान लो, है ना, हमारी बात सुनो, तो अगर ये बाइंडिंग एनर्जी है तो अपने को इतनी एनर्जी चाहिए इसको स्प्लिट करने के लिए, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर इसको हाँ। स्प्लिट ही करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जाके, तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम लॉस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसको ये बोलना चाहिए था वैसे तो कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो, क्वेश्चन आधा अधूरा ये है, तो बात सही है, ये होना चाहिए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो अल्फा पार्टिकल की कि ये ब्रेक हो जाए, तब तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब मैक्सिमम लॉस की बात करेंगे फिर हम, ठीक है। हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पता, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का आ गया इसलिए, तो अब इसको तो अभी यार मेरे हिसाब से तो रोक ही दो, फिर बाद में बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पता है नहीं फिर। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझाएंगे फिर, इसको भी रहने दो भाई। इसमें लॉरेंस फोर्स के बारे में बात बता रहा है, बताता हूँ फिर मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4। लिख लिया? सर नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। न्यूट्रॉन collides elastically with an initial stationary deuteron. न्यूट्रॉन है, इसका मास m, इसका मास ऐसा करते हैं, अच्छा इसका मास अलग माने, 2m मान लेता हूँ या कैपिटल M मान लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2m होगा वैसे तो इसको कैपिटल M ले लेता हूँ मैं। ये हमारे पास में ड्यूटेरॉन है, और फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन। मतलब क्या पूछ रहा है, कोलिजन हुआ, इसकी स्पीड u थी, इसकी स्पीड v1 हो गई और इसकी स्पीड v2 हो गई, तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 होल स्क्वायर, ये इसकी कितना लॉस हो गया, इसका मतलब डिवाइड बाई हाफ एम यू स्क्वायर, ये फ्रैक्शन पूछ रहा है वो। क्लियर है? ठीक। इन हेड ऑन कॉलिजन, पहले हेड ऑन कॉलिजन की बात करेंगे, है ना, तो पहला पार्ट ये हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू इक्वल टू एम वी वन प्लस कैपिटल एम वी टू। एक काम करते हैं, अच्छा इलास्टिक कॉलिजन है तो एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इसको पी नॉट रहने देते हैं, इसको पी वन प्लस पी टू कर देते हैं, सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो ये आ गया, दूसरा एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी पी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर बाई 2m प्लस P2 का होल स्क्वायर बाई 2 कैपिटल M, ये हमारे पास में है। और यहाँ भी फ्रैक्शन की जब बात करता हूँ तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m माइनस P1 का होल स्क्वायर बाई 2m डिवाइड बाई P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m, ये हमारे पास में है, सॉरी हाँ, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, पी नॉट का होल स्क्वायर माइनस P1 का होल स्क्वायर बाई पी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, एक मिनट रुको यार।
अल्टीमेटली ये जो लॉस हो रहा है ऊपर वाला देखो, ये लॉस जो हो रहा है, ये लॉस क्या देखो, यही तो पॉइंट एनर्जी है। ये बात सुन मारी आपने, यही है कि नहीं? यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना। देखो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट का होल स्क्वायर माइनस P1 का होल स्क्वायर, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये अल्टीमेटली m बाई कैपिटल M P2 का होल स्क्वायर, यही तो है। यानी ये जो f आ रहा है वो क्या है, f देखो यहाँ m बाई कैपिटल M P2 का होल स्क्वायर बाई P नॉट का होल स्क्वायर, है कि नहीं, है ना? ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ये लिख लो पहले। लिख लिया आप? हाँ सर। अब क्या करूँगा मैं यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से है ना, यहाँ से इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो, मैं P1 को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देता हूँ, तो P2 और P नॉट में इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो एलिमिनेटिंग P1 फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू, इसको लिखेंगे P नॉट माइनस P2 का होल स्क्वायर बाई 2m प्लस P2 का होल स्क्वायर बाई 2 कैपिटल M। तो हमारे पास में इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू P नॉट का होल स्क्वायर P2 का होल स्क्वायर माइनस 2 P नॉट P2 बाई 2m, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो प्लस P2 का होल स्क्वायर बाई 2m, यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो पहले तो 2 से तो 2 एलिमिनेट कर ही देते हैं,
और ये वाली क्वांटिटी तो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 0 इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, P2 का होल स्क्वायर बाई m माइनस 2P0 P2 बाई m प्लस P2 का होल स्क्वायर बाई कैपिटल M, है ना। तो इसको भी हटा देते हैं। बस इसमें है कि थोड़ा टाइम लगता है इनके क्वेश्चंस को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा 2P0 P2, अच्छा P2 भी 0, P2 भी हट गया एक, तो ये भी काम करते हैं, P2 को हटा लेते हैं, काम आसान हो गया अब हमारा, है ना। तो क्या करेंगे, P2 को बाहर लेंगे, तो 1/m प्लस 1/M इक्वल टू ये हो गया 2P0 बाई स्मॉल m। अब यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, P2 बाई P0 तो हो जाएगा 2M बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये सुनना है क्योंकि स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू M बाई कैपिटल M, और ये हो गया, इसका आ जाएगा 2M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा है क्या, तो आ जाएगा 4MM बाई M प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए आंसर, इसमें रख दो वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे करना था, थोड़े लेंदी है और कुछ नहीं है। वो जो एक क्वेश्चन नंबर 3 वो भी और भी लेंदी है वो तो। बात समझ में आ गई? सर सीधा कर सकते थे ना, इलास्टिक कोलिजन दिया तो। सीधा कर लो जैसे, अब नेलॉक लगा देंगे, V1 V2 V के इसमें आ जाएंगे और हमें बस हाँ ट्रैक्शन ही निकालना है, हाँ, तो सीधा आ जाता है उससे। जैसे बताओ ना अपने। इको वन मान लेंगे ना सर, कोलिजन हाँ, ऑफ वो जो रहता है। इको वन ही मानेंगे, हाँ हाँ इलास्टिक दिया। हाँ, तो हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फिर वो इको वन मान के वो वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हाँ हो जाएगा। हाँ, तो वही तो क्या मैंने दो इक्वेशनों को तो सोल्व किया, कुछ थोड़ी किया। दो इक्वेशन लिखी थी ना, एक तो मोमेंटम वाली लिखी थी P0 इक्वल टू P1 प्लस P2, हाँ दूसरी इक्वल P0 का होल स्क्वायर बाई 2M इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर बाई 2M प्लस P2 का होल स्क्वायर बाई 2 कैपिटल M। वही क्या मैंने, उसके बाद फ्रैक्शन लिखा मैंने तो साइड में, बस उसी को सॉल्व किया मैंने, हाँ। वही तो किया और कुछ थोड़ी किया। उसी तरह इसका ये भी कर लेते हैं, है ना। लिख लें, हाँ सर लिख लिया। तो अब नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। बी पार्ट में कह रहा है कि क्या कह रहा है, स्कैटरिंग, अच्छा ऑन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूटन इन डाउन कॉलिजन इन स्कैटरिंग एट राइट एंगल्स। अच्छा, तो अपने को यहाँ दिया हुआ ऐसा
कि ये ड्यूटेरॉन है, इसका मास कैपिटल एम है और ये ऐसे आ रहा होगा, है ना। तो कोलिजन हुआ होगा, मतलब थोड़ा ऐसे रहा होगा ये। तो कोलिजन हुआ, इसका मास एम है, ये पी नॉट से आ रहा है। कोलिजन के बाद ये राइट एंगल पे जा रहा है, यानी ये P1 मान लिया मैंने, है ना, और ये इधर की तरफ जा रहा होगा। वैसा क्यों मान रहा हूँ मैं, मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व कराना है और अलोंग द एक्स एक्सिस तो कराना ही है कि नहीं। तो ये उधर चला गया, तो ये इधर कहीं जा रहा होगा, तो मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। तो ऐसा करते हैं, मोमेंटम लिखेंगे P नॉट वेक्टर इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, वेक्टर में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो P2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में कि कितने एंगल पे जा रहा है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि P नॉट माइनस P1 वेक्टर इक्वल टू P2 वेक्टर कर लो, स्क्वायर कर दो। तो ये तो हो जाएगा P नॉट का होल स्क्वायर प्लस P1 का होल स्क्वायर माइनस 2P नॉट P1 cos 90। ये आ गया हमारे पास में P2 का होल स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है नहीं। तो P नॉट का होल स्क्वायर प्लस P1 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इलास्टिक कॉलिजन है। कौन सा कॉलिजन है भाई? ये इलास्टिक कॉलिजन है। अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी कंजर्व करवा लेते हैं, है ना। तो एनर्जी कंजर्व रहेगा तो क्या करें, क्या रहेगा? इनिशियल एनर्जी कितनी है इसकी? तो P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर बाई 2m प्लस P2 का होल स्क्वायर बाई 2 कैपिटल M। वापस से फ्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वापस से देखो, P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m माइनस P1 का होल स्क्वायर बाई 2m बाई P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m, है ना। तो हो गया, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसको ही एलिमिनेट कर दो, ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ, वहाँ से निकाल के। तो P नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर बाई 2m प्लस 1 बाई 2m इंटू क्या लिखेंगे, P नॉट का होल स्क्वायर प्लस P1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, P1 की वैल्यू P नॉट के टर्म में निकाल के यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। कर लोगे? सर स्कैटरिंग एट राइट एंगल्स मतलब दोनों जो पार्टिकल है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना? नहीं, वो उसकी डायरेक्शन के से 90 डिग्री है। जो पहले था उस वो हाँ, मतलब अच्छा, इससे 90 डिग्री, वही तो लिखा मैंने। ठीक है सर। बाकी के बाद में करें यार, क्योंकि टाइम ही लगेगा इनमें। सर वो राइट एंगल वाला एक बार समझाइए ना। तो राइट एंगल पे आ रहा है, जो ये इधर आ रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो कह रहा है कि वाई एक्सिस में चला जा रहा है। न्यूट्रॉन जो है जब वाई एक्सिस में चला जाएगा, ठीक है। पर वो स्कैटरिंग एट राइट एंगल कैसे है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में वो? उसके खुद के रेस्पेक्ट में, वही तो कह रहा क्वेश्चन। सर वो इसमें मतलब बाद में कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो भी नहीं सकते ना। दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। हाँ मतलब हाँ, कोलाइड करने के बाद मतलब इलास्टिक कोलिजन में वो बाद में 90 डिग्री पे दोनों हो भी नहीं सकते। क्यों? मैंने वैसे ही मतलब पहले मेरे को वही लगा था कि दोनों 90 डिग्री के एक दूसरे पे, लेकिन फिर मैंने देखा ना कि मतलब वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो छोटा वाला पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो ड्यूटेरॉन को मतलब कोलाइड करेगा, तो ड्यूटेरॉन तो मतलब जो उनके हेड ऑन कोलिजन वाली जो लाइन है उस पे ही ट्रैवल करेगा ना। तो लाइन उसका ऑफ मतलब वो इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के हाँ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। हाँ, तो वो लेकिन लाइन ऑफ
इलास्टिक कोलिजन में वो उसके परपेंडिकुलर जाता है ना, ऐसा भी कुछ होता है ना? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे वो मतलब जाएगा तो उस पे वो ट्रैवल करेगा, और वो उस पे ट्रैवल करेगा तो जो न्यूट्रॉन है उसको तो उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करना चाहिए, मतलब उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कंपोनेंट 0 होना चाहिए ना बाद में, क्यों? वैसा बनना चाहिए ना, तभी तो दोनों राइट एंगल पे आएंगे ना। नहीं नहीं, जीरो क्यों बोला आपने? लेकिन दोनों का मास सेम कहाँ है? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, दोनों का मास सेम नहीं, इसलिए 0 हो नहीं पाएगा, और 0 नहीं हो पाएगा इसलिए फिर कभी वो राइट एंगल पे ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए यार, इतना ही करेंगे, 2 क्वेश्चन ही करेंगे इससे, इसका थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। हाँ बोलो। ऑब्लिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में जो 90 डिग्री पे जाता है उसके लिए मास चेंज कितना होता है, ऐसा कुछ? क्या 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 क्या? ऑब्लिक कोलिजन में, हाँ, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब जाएंगे तो मास सेम होना चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, समझ। इलास्टिक कोलिजन में तो दोनों परपेंडिकुलर ही जाएंगे हमेशा। हाँ सर, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन है दोनों, है ना, और मास सेम है, तो दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएंगे। हाँ, मैथमेटिकली प्रूव भी हो जाता है, कह रहे तो। जो न्यूट्रॉन है वो 90 डिग्री पे नहीं जा रहा ना उसके इनिशियल, उससे वो तो किसी थीटा पे हाँ, जा ये रहा है। इस केस में इनिशियल से परपेंडिकुलर जा रहा है वो, अपनी जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पे स्केटर हुआ है वो। न्यूट्रॉन भी? नहीं नहीं, ड्यूट्रॉन क्यों होगा? वही सर, सिर्फ न्यूट्रॉन, हाँ वही पूछा था सर, न्यूट्रॉन ही ना। हाँ। हाँ सर, ठीक। ठीक है, उधर साइक्लिक करवा दिया था मैंने, क्वेश्चन करवाया था क्या साइक्लिक का मैंने? हाँ सर, आपने वो कराया था वो ग्राफ एग्जाम्पल वाला। 15। हाँ हाँ सर वही। करवाया ना। चलो, पॉलीट्रॉपिक बता दिया था मैंने, फिर एक्सपेंशन नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। केटीजन थर्मो, तो इसमें और भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम्म, अच्छा, एग्जाम्पल 15 तो कर ही लिया था हम लोगों ने। फिर हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स मैंने बोले थे क्या करने के लिए? नहीं सर। तो यार इसके एग्जाम्पल भी नहीं कर रहे हैं, शीट भी नहीं कर रहे हैं, कि कर क्या रहे हैं? शुरुआत में तो बड़ा जोश था तुम लोगों को सबको, सर ये भी लगा लें, वो भी लगा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। जब हम समझा रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको इसमें बात करते चलो और भी लेता हूँ, जैसे कारनोट इंजन के बारे में बताता हूँ। कारनोट इंजन दरअसल हाइपोथेटिकल इंजन है, यानी प्रैक्टिकली ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। इट इज हाइपोथेटिकल हीट इंजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये एक ऐसा इंजन है जिसमें आप देखोगे
कि सब्सटेंस कोई भी यूज करो, एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। यानी हर उसके लिए, हर सब्सटेंस के लिए ये वैलिड है, मतलब हाइपोथेटिकल है वैसे भी। तो टेम्परेचर से रिलेटेड मतलब इसमें एफिशिएंसी की बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं ग्राफ पहले बना लेता हूँ तो कि समझना जल्दी हो जाएगा हमारे लिए। ये P और V ग्राफ है, P और V में ग्राफ बनाएंगे। ये A से मान लो स्टार्ट होता है, तो पहले होता है इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं Q1, और आप देखोगे यहाँ हीट Q2 रिजेक्ट होती है, क्योंकि B2C और D2A में तो हीट जीरो ही है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है। तो आइसोथर्मल है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, तो A और B का टेम्परेचर सेम है ना, उधर C और D यानी पूरे C to D में टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ का टेम्परेचर T2 होगा। तो यहाँ AB जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर है B2C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर C2D आइसोथर्मल कंप्रेशन, और D2A एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो पहले हमें यहाँ क्योंकि एफिशिएंसी की बात करनी है, तो A to B प्रोसेस के लिए जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो यानी एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमें मालूम है कि du तो जीरो होता है, तो dq इक्वल टू क्या होता है, dw होता है। तो dq मतलब q1 है ये, और ये क्या हो जाएगा, nRT1 ln VB बाई VA होगा। ये लिख लीजिए पहले। लिख लिया? हाँ सर। अब ये हमारे पास में Q1 जो कि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि VB VA से ग्रेटर देन है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब हमने Q1 पॉजिटिव आने का मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है, यानी हमने गैस को हीट दिया, यानी पॉजिटिव हीट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट यही लिख देता हूं मैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में dq तो जीरो ही है, लेकिन वर्क तो है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये वर्क के इक्वल भी आ जाएगा, तो ये WAB है। फिर बात करते हैं B2C के लिए, तो इसमें dq तो जीरो ही है, dq जीरो है तो 0 प्लस du प्लस dw, इसका मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, करेगा ही, ठीक है। तो हमारे पास में एडियाबैटिक के लिए हमें मालूम है क्या होता है, NR, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1,
ये डब्ल्यू बी सी आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में अब C2D के लिए क्या हो जाएगा, वापस से भाई देखो आप C2D में देखो, C2D की जब बात कर रहे हैं तो डी यू तो ज़ीरो ही है। अब इसमें देखो क्यू, डी क्यू इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट होगा, क्यों हो रहा है वो भी बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे NRT2 LN, क्या लिखोगे VD/VC। आप यहाँ देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, क्वांटिटी नेगेटिव आने का मतलब ये Q2 जो है हमारे पास में नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ मॉड ले लूंगा मैं, तो NRT2 LN VD/VC, इसका मॉड ले लेंगे, है ना। Q2 अगर मैं लेता हूँ तो जो कि केवल ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ कि नेगेटिव आने का मतलब है कि ये हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है, ठीक है। लेकिन मॉड ले लिया मैंने यहाँ इसका, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 इक्वल टू जाएगा NRT2 LN VC/VD, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहाँ से ये इक्वेशन जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हीट रिजेक्टेड है। मैंने इसको पॉजिटिव बना लिया यहाँ। अब हमारे पास में है D2A। अच्छा, यहाँ वर्क तो मिलेगा अपने को, वर्क तो ये लिखूंगा मैं, है ना। इसका वर्क क्या हो जाएगा, WCD वो हो जाएगा NRT2 LN VD/VC। अब है D2A के लिए, D2A में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो DQ तो ज़ीरो ही है, तो डायरेक्ट इसका भी वर्क ले लेता हूँ। तो D2A वर्क हो जाएगा NR फाइनल यानी T1 - T2 डिवाइडेड बाई -γ+1। ओके, तो अब हमारे पास में एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या लिखोगे, WAB WBC WCD WDA डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड जो कि Q1। तो टोटल वर्क में आप देखो कि ये जो क्वांटिटी ये और ये जस्ट अपोजिट है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में आ गया यानी WBC और WDA, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो WAB क्या है यहाँ, NRT1 LN VB/VA प्लस WCD कितना है, तो NRT2 LN VD/VC डिवाइडेड बाई NRT1 LN VB/VA। तो आप देख रहे हो कि एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 1 + T2/T1, ये हो जाएगा LN VD/VC by LN VB/VA, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले।
हो गया सर। हो गया सर। अब क्या करेंगे, देखो इसमें आप इसका देखो बी और सी का देखो, बी और सी, बी सी जो प्रोसेस है वो हमारे पास में एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो क्या करेंगे हम लोग, वहां से एक इक्वेशन निकालेंगे, बी टू सी जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चलें। तो एडियाबेटिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, बी टू सी के लिए बात करूँ मैं तो टी वी रेज टू गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा इसमें, यानी टी वन वी बी गामा है ना, वी बी रेज टू गामा -1 टी टू वी सी। तो इसको हम लोग यहाँ चाहिए अपने को बी टू सी, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में T1 बाई T2 इक्वल टू VC बाई VB और इसकी पावर गामा -1, या VC बाई VB इक्वल टू जाएगा T1 बाई T2 और ये 1 बाई गामा -1। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर देखो आप D2A के लिए नया D2A के लिए अगर आप बात करो तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा T1VA है ना, VA2 पावर गामा -1 और ये T2VD इसकी पावर गामा -1। तो यहाँ सीधा हो जाएगा T1 बाई T2 और ये भी 1 बाई गामा -1 इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको VD बाई VA। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो देखो सिंस 2 इक्वल टू क्या है, यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि VC बाई VB इक्वल टू VD बाई VA है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं VB बाई VA इक्वल टू जाएगा VC बाई VD, है ना। तो आप देखो ये जो क्वांटिटी है ये देखो क्या आ रही है, ये -1 आ रही है ना। तो पुटिंग इन 1 तो ये आ जाएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया सबको, क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन से देखो, हाँ है ना। सर। तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस T2 बाई T1। अब T2 क्या है, T1 क्या है, इसके बारे में समझाता हूँ, लिख लो पहले। हाँ सर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, ये ले लेता हूँ,
इसको तो रन देते हैं। तो यहाँ क्या है एक्चुअली, एक इस तरह का सिस्टम है, यानी यहाँ का टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का T2 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक तरह से कोल्ड रीजन है, इसको हम सिंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड रीजन। और ये सोर्स है, क्योंकि हॉट रीजन है। तो यहाँ से इसने Q1 हीट सप्लाई किया, उसमें से Q2 रिजेक्ट हो गया और जो बचा हुआ है वो W में चला गया, यानी W इक्वल टू हो गया Q1 माइनस Q2। इस केस में इसकी जो एफिशिएंसी हमने लिखी दरअसल वो क्या है? W बाई Q1 ही लिखी है। भाई हमने Q1 हीट सप्लाई करी, W वर्क हुआ, तो उसी के तो करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी लिखोगे। तो यही तो लिखा है, आप देखो भले वहाँ भी जाके, ये यही तो है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। हाँ सर। है ना? तो इसको आप लिख सकते हो एटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, और ये इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, यानी Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1। ये हमारे क्वेश्चन करने में काम आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन के वैसे मेंस में ही आते हैं, तो लिख लीजिए इसको। और वो टेम्परेचर केल्विन में होगा ना? टेम्परेचर केल्विन में, क्या क्या? टेम्परेचर केल्विन में रहता ना? केल्विन में ले लो, ये तो केल्विन में ही है। T1 T2 तो वहाँ डिग्री में लिख दिया मैंने, तो केल्विन में ही है। ठीक है, मतलब जब लिखेंगे केल्विन में लिखेंगे। मान लो जैसे कि ये मान लो 47 डिग्री सेल्सियस है T1, और T2 मान लो 17 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में ले जाएंगे तो 273 दोनों में ऐड कर देंगे। ओके, हाँ। T1 T2 केल्विन में लेना है, वैसे ये ध्यान रखना है। आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये T1 केल्विन, ये T2 केल्विन। ठीक है, सर इसमें जो Q2 है वो हीट रिजेक्टेड है ना, मतलब वो सिस्टम का बीच में जो है वो सारा हीट है ना जो रिजेक्ट हो गया? हाँ, जो रिजेक्ट हुआ है वो Q2 है, और Q1 जो हमने सिस्टम को दिया है ना, और Q1 माइनस Q2 जो कि वर्क हुआ है। हाँ सर। जो आदत है T1 T2 डिग्री सेल्सियस लिखने की, केल्विन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोल्ड रीजन है, यानी ये हमारा क्या है, एक तरह से ये फ्रीजर है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हीट हम लोग लेते हैं,
तो Q2 हीट लेंगे और इस पर लेकिन वर्क करना पड़ेगा अपने को, जो कि ये कंप्रेसर होता है ना। और उसके बाद ये Q1 हीट रिजेक्ट किया है, तो किस पर है ये हॉट रीजन यानी रूम है ये। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एफिशिएंसी की बात नहीं की जाती है इसमें, क्योंकि Q2 हीट हम लोग लेकर आए हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 होगा, W इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2 होगा। लेकिन है Q2 हीट का सिग्निफिकेंस, क्योंकि Q2 को लेकर आ रहे हैं हम लोग सिस्टम से। तो यहाँ हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो अल्फा इक्वल टू होगा, क्योंकि Q2 को लेकर आए और हमने वर्क किया W, तो जाएगा Q2 बाई Q1 माइनस Q2। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप देखोगे ये 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एफिशिएंसी 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है। सर मैं रेफ्रिजरेटर का वो समझा नहीं कि वो Q2 अपने आप बाहर कैसे आ रहा है, मतलब हीट टू हॉट, हॉट टू कोल्ड। बिल्कुल सही कहा आपने, बाहर कैसे आ रहा है, तो अपने आप थोड़ी आ रहा है, तभी तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। वो वर्क करके ही किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, वो समझा देता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो तो यही कहता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करती है। तो फिर यहाँ कैसा हो रहा, तो वो जो कंप्रेसर हमने लिया ना, वो यही तो काम कर रहा है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, उसमें एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है ना। तो क्या करता है वो, कि जब उसको फ्रीजर से हीट लेनी होती है तो वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज करा लेता है। क्या करता है, डिक्रीज करा लेता है। तो फ्रीजर का टेम्परेचर और इस जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। यानी इसका मान लो फ्रीजर का टेम्परेचर है मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, तो अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर लेता है। तो हीट क्या करती है, इसमें फ्लो करके सिलेंडर के अंदर आ जाती है। अब ये क्या करता है, इधर का वॉल्व बंद कर देता है। इधर का वॉल्व जो बंद करता है, तो अभी क्या करता है, सराउंडिंग और कंटेनर के बीच का जो वॉल्व है वो ओपन करता है। अब ये क्या करता है, यहाँ कंटेनर, ये कंप्रेसर क्या करता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाता है। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मान लो 30 डिग्री सेल्सियस कर लेगा। अब फिर से हीट फ्लो कर जाएगी किधर, रूम की तरफ। तो ये कंप्रेसर का काम वही तो है, टेम्परेचर डिक्रीज कराएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कराएगा, फिर डिक्रीज कराएगा, फिर इंक्रीज कराएगा। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो सर हाँ जो सर। वर्क डन बाय कंप्रेसर है वही वो वर्क डन है ना? हाँ वही वर्क डन है। अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कभी हो ही नहीं सकता, हाँ हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। और सर अभी एक बार क्लियर वो है? बता दीजिए ना हाँ, कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है सर उसका? समझ में क्या क्या? एफिशिएंसी अपने को मालूम है ना, से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब सिग्निफिकेंस ये है कि हमने W वर्क किया है ना। हाँ तो W वर्क किया, तो आप देख रहे हो कि हमने Q2 हीट फ्रीजर से निकाला, तो उसके हाँ करस्पॉन्डिंग जो भी रेशियो बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि अब अच्छा देखो यहाँ भाई देखा जाए तो W जो Q1 होगा वो तो W से भी ज्यादा होगा ना। तो यहाँ हाँ एफिशिएंसी ऐसे थोड़ी देखते हैं। एफिशिएंसी हाँ के लिए हाँ क्या होता है कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट कितना है। अब ये तो अगर आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, मतलब ये हो रहा है कि आपने जो इनपुट दिया उससे आउटपुट ज्यादा आ रहा है, तो वो तो हाँ पॉसिबल ही हाँ नहीं है। हाँ वो एफिशिएंसी कभी डिफाइन की नहीं गई इस तरह से, ठीक है। हाँ ठीक है।
उसी तरह नेक्स्ट है हीट पंप, वो भी बताता हूँ हीट पंप का भी। हीट पंप, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है? अभी जैसे नॉर्थ इंडिया की साइड में क्या हो रहा है, अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो यहाँ यूज करते हैं हीट पंप को। तो कैसे होगा? होता रेफ्रिजरेटर की तरह ये भी। तो ये कोल्ड रीजन है, यानी T2 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड रीजन मतलब ये सराउंडिंग है, यानी रूम के बाहर का है ना। तो यहाँ से है ना, और ये क्या होता है, ये T1 डिग्री सेल्सियस जो कि हॉट रीजन है, यानी ये रूम है जिसमें अपने को हीट चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, वर्क करते हैं W, सराउंडिंग से हीट ली जाती है Q2, वर्क किया गया और यहाँ से हीट इसको भेज दी जाती है रूम के अंदर, तो Q1 है। तो अब इस केस में भी वही है, Q1 इक्वल टू क्या हमारे पास में W प्लस Q2। तो W हमने कितना वर्क किया है, Q1 माइनस Q2। अब इसमें यूज तो Q1 का है हमारे लिए, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा Q1 बाई W। Q2 का तो हम ला रहे हैं, लेकिन हमारा यूज तो Q1 से है, इसलिए इसको ऐसे डिफाइन किया गया। ये हो जाएगा Q1 बाई Q1 माइनस Q2, है ना। तो ये इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। लिख लीजिए। सर Q1 वाला नहीं समझा। और बेटा Q1 ही तो यूज रहा ना हमारे लिए, तो Q1 का मतलब हुआ ना भाई, हमने W वर्क किया तो हमारे लिए तो जो यूज आ रहा है वो Q1 आ रहा है ना। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या था, Q2 का हमारे लिए सिग्निफिकेंस था, क्योंकि हमें फ्रिज से निकालना था उसको। Q1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था हमारे लिए, तो बेकार है। अब इस केस में Q1 हमारे लिए फायदेमंद है भाई, हमारे रूम को अगर हीट अप कर रहा है तो Q1 कर रहा है। अच्छा हाँ। में हाँ ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना। हाँ, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। सर एक बार हीट पंप के बारे में थोड़ा बताइए ना। हीट पंप का ऐसा है कि मान लो आपका रूम है ना। अब उसमें आप ऐसी जगह रहते हो, मान लो कश्मीर में रहते हो, तो जैसे हमारे घर में एसी होता है ना, वैसे उनके यहाँ हीट पंप होता है। तो एसी की तरह उसको लगा दिया जाता है ना। और बाहर का टेम्परेचर है मान लो -10 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और हीट पंप चल रहा है, तो बाहर से हीट को अंदर फेंक रहा है। अब आप कहेंगे सर बाहर का तो 10 है, -10 है, तो कंप्रेसर है ना, वो कंप्रेसर क्या करता है, वो -15 ले जाएगा। तो वहां से हीट मिल गई उसको बाहर से, उसके बाद अंदर का टेम्परेचर 30 कर ले, मतलब कंप्रेसर का टेम्परेचर 30 कर लेगा वो, तो अंदर हीट ट्रांसफर कर देगा। जैसे आपके यहाँ एसी है, वैसे वहां हीट पंप है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। तो सराउंडिंग से क्या ले रहा है वो कंप्रेसर, हीट ले रहा है, और फिर वो रूम के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। सर मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होता रहेगा ना, मतलब जिस हीट को हम लोग देख रहे हैं उसी पे देखते हैं ना, मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपने टेम्परेचर क्या सेट कर रखा है, उस हिसाब से चेंज होता रहेगा ना। तो हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आप Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2 वो वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है। हाँ सर।
लिख लिया। हाँ सर लिख लिए। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया है। अब इसमें एक बचा है फ्री एक्सपेंशन, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ। फ्री एक्सपेंशन के पहले हम बात लेंगे। तो मीन फ्री पाथ का बचा। हाँ मेन फ्री पाथ होगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर हीट पंप में कंप्रेशन वर्क डन क्यों कर रहा है? हैं? क्यों कर रहा है बेटा? ऐसा है भाई, मजे के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे। पहला पॉइंट तो ये है ना। दूसरा ये है, एक बात बताइए पहले मुझे, आपके घर में फ्रिज तो होगा ही, है ना? उसमें ठंडा रहता है, तो कभी आपके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठंडा ही क्यों रह रहा है? हाँ? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं और किया है उस फ्रीज के अंदर कि वो अंदर से क्या कर रहा है, हीट बाहर निकाल रहा है ना। और ये नेचर का रूल है कि हीट जो है ना हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। तो वो जो कंप्रेसर है ना, वो कंप्रेसर का काम ही यही है कि वो अपने, जब वो फ्रीजर से जब हीट निकालेगा तो उसका टेम्परेचर को फ्रीजर से कम रखेगा, तो ऑटोमेटिकली हीट क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी किसमें, जो फ्रीज कंप्रेसर है उसमें। उसके बाद इधर का वॉल्व बंद करके अब वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इतना टेम्परेचर इंक्रीज करे कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, तो वो हीट क्या करेगा, बाहर फ्लो करा देगा। तो वही काम यहाँ हो रहा है। तो वैसा ही मैकेनिज्म इस हीट पंप में भी कंप्रेसर कर रहा है। ठीक है, सेम वही मैकेनिज्म यहाँ अप्लाई कर रहा है। पहले यार वो बताता हूँ मैं आपको, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसके इट इज बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट, it is based on two statement। पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। all heat energy cannot be converted all heat energy cannot be converted into mechanical work। मतलब ये है कि कुछ पार्ट का रिजेक्शन होना ही होना है, मतलब कुछ एनर्जी का रिजेक्शन होना ही होना है। आप सारी एनर्जी यूज नहीं कर सकते हो। सिंपल लॉजिक है, हम खाना खाते हैं, क्या सारा खाना पचा देते हैं? नेचर उसी रूल पे काम करता है, यानी हमारी बॉडी से एवेपोरेशन भी होता है, यानी है ना, पसीने के थ्रू क्या होता है, बॉडी से मतलब जो वाटर है या और भी जो भी टॉक्सिस जो भी हैं सब निकल के बाहर जाते हैं, बाकी और भी रास्ते हैं। ठीक है ना, तो मतलब आप 100% उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो सेम यहाँ भी है, जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे कई बार आप हम उसमें भी देखते, सोसाइटी में भी जो जनरेटर होता है वो चलता है तो धुआं देता है, इसका मतलब रिजेक्शन हो रहा है हीट का वहां से भी, यानी सारा कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सीधा एग्जाम्पल कार का ही ले लो, कार चलती है तो धुआं भी देता है ना, तो इसका मतलब रिजेक्शन हो ही रहा है हीट का, तो होना ही होना है। यानी सारी की सारी हीट जो एनर्जी है वो आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट है कि हीट एनर्जी
always flows from higher temperature to lower temperature. ओके, ये लिख लो. सर एसी के कंप्रेसर से पानी क्यों टपकता रहता है बार बार? यस. अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, पानी की बोतल कभी खरीदी आपने, या फ्रिज से कभी पानी की बोतल निकाली? हाँ, अच्छा, गर्म होता है तो पानी बाहर का पानी कंडेंस होता है उसमें. हाँ सर, समझ गया. सर एसी में भी तो सेम ही मतलब लॉजिक है ना जो रेफ्रिजर में है. क्या? हाँ, एसी में भी ऐसा ही. और क्या, हाँ. एसी में भी वो अल्टीमेटली जो ठंडा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो गैसेस होती है ना उसमें, वो वहीं से है पूरा मैकेनिज्म उसमें. लिख लिया सर? एक मिनट. हाँ सर. सर इन दोनों स्टेटमेंट्स में कनेक्शन नहीं दिख रहा कोई. क्या नहीं दिख रहा है? सर मतलब ये दोनों रिलेटेड कैसे है वो समझ नहीं आ रहा. सिंपल सा रिलेटेड है, देखो ना. अभी हमने हीट पंप देखा है ना, नहीं हीट पंप नहीं, हीट इंजन देखा. तो हीट इंजन ये तो कह रहा है, वो ये पहला स्टेटमेंट हीट इंजन को लेकर ही तो है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है ना फ्रीजर उसको लेकर है, रेफ्रिजरेटर को लेकर है, या हीट पंप को लेकर है. पहला स्टेटमेंट हीट इंजन को लेकर है, दूसरा स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर को लेकर है या हीट पंप को लेकर है. देखो अब समझो अच्छे से. हीट इंजन में क्या क्या हमने हीट सप्लाई किया, Q1, W वर्क हुआ, Q2 रिजेक्ट हो गया ना. और जब आप रेफ्रिजरेटर पे जाओगे तो हमें क्या दिख रहा है कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. बीच में कंप्रेसर भी तो है, वही ये तो काम कर रहा है. तो ये कह रहा है कि हीट एनर्जी हमेशा हायर एनर्जी से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करेगा. ये तो एक पहला स्टेटमेंट जो है वो किसको दिखा रहा है? हीट इंजन को. दूसरा रेफ्रिजरेटर या हीट पंप को. अभी समझ में आया? हाँ सर. हो गया सर. नेक्स्ट हमारे पास में मीन फ्री पाथ. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि लैम्बडा इक्वल टू होगा 1/√2 पाई d स्क्वायर n, या n डैश ले लेता हूं मैं, जहां d क्या है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल. n डैश क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. PV इक्वल टू nRT. n को क्या लिखते हैं हम लोग? n क्या हमारे पास में? n/na है, याद आ रहा है? क्योंकि n इक्वल टू क्या लिखते हो? n इंटू na लिखते हो. r को क्या लिख सकते हो आप? na k लिखते हो इंटू t.
Na से Na कैंसिल आउट हो गया, यानी P इक्वल टू N बाई वी KT, N बाई वी क्या हो गया N डैश KT, ये तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। N डैश इक्वल टू क्या है यहाँ N बाई वी है, ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो तो इसको। अब इसका भी होमवर्क करना शुरू कर दो भाई। एक्सरसाइज सर ये इसका डेरिवेशन नहीं है हमें। डेरिवेशन क्या क्यों चाहिए आपको, कौन पूछेगा आपसे? ये वाला तो बोर्ड में भी नहीं पूछते इसका डेरिवेशन, तो वहाँ भी फॉर्मूला ही है, मतलब डेरिवेशन ये दिया हुआ है mean- एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेरिवेशन, लेकिन पूछते नहीं है डेरिवेशन। हाँ बोलो सर ये जो मीन फ्री पाथ आपने लिखा है, ये आपने जो पहले लिखा था वही है ना, वही चीज है ना? ये वही चीज है जो पहले लिखवाया था, क्योंकि वहाँ भूल गया था मैं। इसका भी आप क्या करो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसके भी करने हैं। तो पहले उसको रीड, उसका एनसीईआरटी में जो लिखा है अंडरलाइन कर करके उसको पढ़ना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद उसमें जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं उनको करना है, वो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेंस में तो आते ही रहते हैं मेंस। और अभी मैं आपको भेजूंगा, मतलब क्वेश्चन जो आए हैं ना, उन क्वेश्चंस को, जो पिछले अभी 2 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो एनटीए के जो पेपर बनाए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से लगा लेंगे ना आप, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि 2 सालों से तो मैं देख रहा हूँ। हाँ सर लिखे हो गया। यहाँ रख देंगे इसको। तुम्हारे पास लैम्बडा इक्वल टू आ गया, क्योंकि एन डैश को क्या लिखोगे आप देखो यहाँ, तो रहेगा P बाई के टी। इसका मतलब ये हो जाएगा KT बाई √2 पाई D स्क्वायर P। तो इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है वैसे तो, पर मेंस में आया था, तो रिपीट तो होता ही। P प्रेशर है सबको पता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये भी पता है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये भी मालूम है। अभी इसके बाद क्लास है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर नहीं वो भी सर। पढ़ा देता हूँ, फिर एक्सपेंशन भी कंप्लीट ही कर देते हैं ना, इसको खत्म ही करते हैं आज कहानी इसकी। हाँ सर कर दो। सर अभी सिर्फ फ्री एक्सपेंशन ही बाकी है ना, और कुछ नहीं है ना? बस बस सब करवा दिया मैंने, वो उसका भी करवा दिया, मेंस वाला भी करवा दिया मैंने, सब करा दिया। अब ये है कि अब आप लेकिन इसका होमवर्क कर लो, 1 और 3 कर ले, थोड़ा थोड़ा तो करके किया होगा, फिर अब अचानक से कैसे कर लोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट है फ्री एक्सपेंशन।
if a system expands in such a way that no heat energy enters or leaves the system, and no work is done by the system or on the system, then temperature remains constant है ना. If a system expands in such a way that no heat energy enters or leaves the system and no work is done by the system or on the system, then temperature remains constant. Such type of process is called free expansion. तो क्या होगा, dq 0 है, dw 0 है, तो सिंपल सी बात है du भी 0 ही होगा, है ना. तो ये इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन. अब आप कहेंगे सर इसमें dq 0 तो एडियाबेटिक हो गया, तो फिर dw 0 तो फिर तो आइसोकोरिक भी हो गया, तो आइसोथर्मल भी हो गया, तो तीनों एक साथ हो गए, ऐसा कैसे हो जाए. ये अलग ही टाइप का सिस्टम मतलब प्रोसेस होता है. लिख लो इसको. इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास में, करवाता हूँ. एग्जांपल 22. लिख लिया? जी सर. हाँ सर. तो देखो क्या हो रहा है इसमें. एग्जांपल में अपने को ये एक कंटेनर दिया है, और इसकी ये जो वॉल्स है ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, यानी एडियाबेटिक वॉल्स भी इनको कहते हैं, यानी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है यहाँ. खैर वैसे तो क्वेश्चन आ चुका है. और ये पिस्टन जो कि ये भी नॉन कंडक्टिंग है,
मतलब ये पार्टीशन है जो कि मतलब फिक्स है तो, लेकिन यहाँ वॉल है एक। और इस साइड गैस है, इसका टेम्परेचर दिया है, इधर का प्रेशर दिया है, इधर का वॉल्यूम दिया है, इधर का सिर्फ वॉल्यूम है क्योंकि यहाँ वैक्यूम है। आप क्या कह रहा क्वेश्चन में, a non-conducting cylinder having volume 2V0 is partitioned by a fixed non-conducting wall in two equal parts. Partition is attached with the wall. Right side of the partition is a vacuum and left part is filled with a gas having pressure, temperature P0, T0 respectively. If the wall is open, find the final pressure, temperature of the two parts. तो जैसे ओपन करेंगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, तो गैस कोई बार करेगा नहीं। तो जैसे ही ओपन होगा तो इसका टेम्परेचर में तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि DQ भी 0 है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर क्या करेगा, यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। तो सब जगह गैस फैल जाएगा ऐसे। तो आप देखोगे इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर नहीं रहा है, तो P0 V0 यही था, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को सेम कर दो, है ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो गया 2V0, तो P इक्वल टू आ जाएगा P0/2, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यही है, ये पूछ रहा था कि फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो इसका T0 ही बना रहेगा, वो चेंज ही नहीं करेगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, लेकिन इसका हाफ हो जाएगा। तो यही आंसर। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हीट ट्रांसफर है, लेकिन इसका होमवर्क कर लो भाई, है ना। सर वो टेम्परेचर सेम क्यों रहेगा, एक बार बताइए ना। अरे ऊपर वो नॉन कंडक्टिंग इसलिए ना, फ्री एक्सपेंशन है ना, ये बताया ना। हाँ तो अच्छा, क्योंकि वर्क बाय गैस 0 है, DQ 0 है, तो DU हाँ 0 हाँ हो गया, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। हाँ ठीक है जी। सर तो मतलब अभी क्वेश्चन में दिया है, तो मतलब ऐसे कौन से सिचुएशंस में मानना पड़ेगा कि फ्री एक्सपेंशन है? अभी तो यही है, क्वेश्चन भी यही पूछा था। अच्छा, वैक्यूम दूसरे साइड वैक्यूम होना चाहिए, मतलब अगेंस्ट द वर्क होना चाहिए। गैस का जब भी वर्क की बात करेंगे तो अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है ना हीट सप्लाई हो रही हो, तब थोड़ी कहोगे आप। जो सिस्टम ऐसा है इसमें DQ हीट भी 0 है, कंडीशन क्या है, DQ भी 0 होना चाहिए, DW भी 0 होना चाहिए तब, और DU भी 0 होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। सर अब आपने भी बोला था ना कि ये DQ भी 0 है, DW भी 0 है, DU भी 0 हो गया, तो हम लोग आइसोथर्मल ऐसा कुछ बोलते नहीं है। नहीं बोल सकते हैं सर, तो कहाँ ऐसा से बोलोगे भाई, DQ इक्वल टू 0 तो फिर तो एडियाबेटिक भी हो गया ना, तभी तो प्रोसेस अलग हुआ ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली तीनों प्रोसेस अपने को लग रहे हैं उसमें कि ऐसा हो रहा है। मतलब हम लोग सब फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ रिवर्सिबल पढ़ते हैं ना ऐसे। हाँ सिर्फ रिवर्सिबल पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल नहीं है। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि कहीं तो मैंने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ऐसा कुछ होता है कि जब DQ भी 0 होता है, DU भी 0 होता है, हम सिर्फ उसमें DU ही 0 लेते हैं क्योंकि वो इरिवर्सिबल हो रहा होता है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या हो रहा होता है। ये तो एक तरह से क्या हो गया, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं, इरिवर्सिबल तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ये तो इरिवर्सिबल ही एक तरह से कह सकते हो आप। हाँ सर, वैक्यूम एक्सपेंशन तो इरिवर्सिबल ही होता है। हाँ, इसलिए हम लोगों ने PV गामा नहीं लगा, PV रेस्ट पर गामा। हाँ नहीं वो सब नहीं लगा सकते हम लोग यहाँ। अच्छा ठीक है, तो हमने इन द सेंस सेम ही क्वेश्चन। हाँ सेम ही है, और क्या। ठीक है सर, ठीक। सर और फिजिक्स में वो नहीं है ना, मतलब फ्री डेल्टा एस वगैरह तो नहीं होता है ना इसमें, मतलब सेकंड लॉ थर्ड लॉ। पर वो डेल्टा एस का वो एक बार ही क्वेश्चन पूछा था, वो भी मेंस में पूछा था उन्होंने, तो वो मतलब वही DS इक्वल टू DQ/T वाला, बस वो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो आगे आएगा तो वही आएगा। हाँ एंट्रोपी वाला जो क्वेश्चन है DS इक्वल टू DQ/T, वो तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप लोग। हाँ तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो तो आप करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। उसमें वर्क, उसमें एफिशिएंसी पूछता है वो, तो बता दूंगा उस क्वेश्चन कैसे करने, ग्राफ दिया था उसमें। हाँ सर, वो तो ठीक है। सर आप वो वाली NCERT का PDF भेज सकते हैं क्या, जिसमें ये वाला चैप्टर है? हाँ भेज देता हूँ मैंने आपको अभी केवल पार्ट 2 भेजा है ना 12th का, कि दोनों भेज दिए, पार्ट 1 पार्ट 2। सर वो खाली NCERT part में 2 दिया मिल सर। गया था सब कुछ।
हाँ, मैं चारों एक साथ भी भेज देता हूँ आपको। एनसीईआरटी के ऐप चारों पे मिल जाता है सर सारे पीडीएफ। क्या क्या ऐप? एनसीईआरटी के ऐप पे मिल जाता है सब पीडीएफ ऐसे। अच्छा, एनसीईआरटी का ऐप भी आ गया क्या? पता नहीं था हाँ। यार मुझे। हाँ, मैंने तो खरीदी ही नहीं थी सर एक भी बुक 12th लेवल। अच्छा, नहीं खरीदने की जरूरत भी कहाँ है, वो तो सारा सब कुछ तो पढ़ा ही है ऑनलाइन। हाँ सर और अभी वही। मैंने सुना ये लोग भी तो कुछ क्वेश्चन भेजने वाले हैं ना अभी आप लोगों को करने के लिए। कौन सर? कुछ तो बोलते रहे कि 4 लाख क्वेश्चंस कुछ ऐसा मतलब एनसीईआरटी देने वाली बच्चों को। हैं? कब से? हाँ पता ऐसा नहीं। कुछ, मैं भाई पता नहीं यार ये 4 लाख क्वेश्चन कहाँ से बना के लाएंगे। मतलब क्या है सर उसका? मतलब भाई अभी इसके एनटीए के लिए मतलब आपको क्वेश्चंस भेज, वो तो लास्ट टाइम भी भेजे थे शायद इन्होंने क्वेश्चन। वो मतलब उनका देने तो ऐप है ना सर, अभ्यास ऐप, तो उसमें एनटीए पेपर अभ्यास। रहता है। अभ्यास तो ऐप है ना, तो बस हाँ, बस तो 80 पेपर है सर उसमें। 105। हाँ, हाँ, तो 105। करते रहो करते रहो, एक एक पेपर रोज उठाओ। हाँ वो सर, वो चालू कर दे क्या अभी से? हाँ कर दो, और क्या। फिर कब करोगे, फिर कब मिलेगा टाइम? कर दो एक एक पेपर अभी से शुरू करना, जो जो चैप्टर्स हो गए उन्हीं की क्वेश्चन कर लो। या But- अगर आप एज ए एग्जाम देना चाहते हो तो वैसे करना शुरू कर दो, अभी से कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ वही इनके क्वेश्चन मतलब। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कि उसमें आप फंस जाओगे कि पता चला बहुत ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि मतलब कर नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वो सर 12वें पेपर के आगे फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसा भी है क्या? हाँ पहले 10 10 पेपर। मैंने डायरेक्ट शायद 100 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर किया था। सब मेंस लेवल के ही आते हैं, मतलब कोई भी पेपर उठा लेंगे वो मतलब एकदम मेंस पैटर्न टाइप ही रहता है वो। हाँ तो बस मतलब तो फिर वो रहते हैं ना, मतलब 100 के बाद मतलब वो ऐसे रहते हैं कि एप्लीकेशन टाइप, मतलब वो कि इधर मतलब डायनामिक्स में भी एसएचएम घुसा देंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिर। तो बढ़िया है, तो एडवांस में काम हाँ आएंगे वही। आपके। हाँ वही। तब तो अच्छा है, वो तो फिर करो, और क्या। बट ऐसे मिक्स प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सिलेबस खत्म होने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन मतलब आता हो तो भी ठीक है। बट आता है तो कर लो ना, क्या दिक्कत, मैं सबके लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मतलब जिस अगर आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ो ऐसे क्वेश्चन को भी। हाँ सर ठीक है। ठीक है, करे कि करो करो कुछ ना कुछ करो बस। ऐसे नहीं कि जब मैं पूछूं होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो होमवर्क भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटा फिर तो कुछ नहीं होने वाला फिर तो। ऐसे तो एक बार कर लो यार। फिजिक्स में तो आप, मैंने क्या कहा, रेजोनेंस की शीट भी अच्छे से लगा लोगे, डीपीपी अच्छे से लगा लोगे तो बहुत हो जाएगा यार। अच्छा डीपीपी लगा रहे हो ना तुम लोग? डीपीपी का क्या हुआ हमारे? हाँ सर, वही पूछना था कि डिस्कस कैसे करेंगे डीपीपी। अरे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं करेंगे, पहले कर तो लो आप, तो कर तो कुछ रहे नहीं हो, डीपीपी डिस्कस कर लो, वो कर लो सर बट बहुत लोगों को तो मिले ही नहीं सर, मतलब फिजिकल कॉपी ऐसे किसी भी चीज की। अच्छा अभी आपको ये फिजिकल मतलब ये नहीं मिला है मटेरियल? आधा मिला है। नहीं बहुत सर। कम लोगों को मिला है सर। चलो देखता हूँ मैं, अगर मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी होगी तो मैं भेजता हूँ फिर वो तो। ठीक है, डीपीपी मुझे भेजा तो था ना आप लोगों ने यार, मेरे दिमाग से निकल गया, फोटो भेजे थे ना किसी ने मुझे। हाँ सर, मैंने भेजा था आपको फर्स्ट पे। अब मुझे वापस भेजो ना, आप मुझे वापस भेजो, मम्मी मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। हाँ सर, ग्रुप पे चलिए डाल ठीक है। डीपीपी हम करते हाँ? रहेंगे। क्या? आप डीपीपी सर डाल हम करते रहेंगे साथ हाँ साथ। हाँ 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 ठीक है। रेजो सर पे रहेगा ना सर? हाँ रेजो सर है ना आप? उस पे सारे है ना सर डीपीपीज? सारे हैं, हाँ सारे ठीक है डीपीपीज फिर। हैं, सारी बुकलेट्स हैं, सब पड़ी उस पर। वो तो मिला, वो तो दिया होगा ना उसके, तो आपको उस रेजो ऐप का तो दिया होगा ना आपको? हाँ सर, आईडी है। हाँ आईडी मिला है सर। ना, तो बस तो फिर उस पे जाओ भी, उस पे सब दिया है। ठीक है ठीक है सर। हाँ सर। और मैं बोलता कल हूँ एनसीईआरटी डिस्कस होगा कि एक्सरसाइज 1? पहले तो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, पहले तो सारे सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स करनी है जो जो डिस्कस नहीं हुई है। पहला तो होमवर्क ये है, एक एक क्वेश्चन शीट का होना चाहिए, मतलब पहले सॉल्व जितने भी है ना सारे करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1 पे जाएंगे, एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 3 पे जाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की बात करेंगे। ठीक है सर। सर कल क्लास में सीक्वेंस क्या ये क्या होगा? रहेगा। पहले एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स। हाँ एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी, सॉरी एक्सरसाइज 1। ठीक है सर। ये करो पहले, ठीक है सर मैं आपको पहला पेज भेजूं क्या डीपीपी का, फर्स्ट डीपीपी का? हाँ पहला पेज और अंदर का भी भेज देना, वो जो आपने उस दिन भेजे थे ना उसे वही भेज दो मुझे, वही। हाँ मैं भेजता हूँ कंटेंट। हाँ तो हाँ बचा हुआ ओके न्यूक्लियर का एचएलपी नहीं डिस्कस होने वाला क्या, ऐसा पूछ?
कल करेंगे कि 2-2 क्वेश्चन करके करेंगे, वो टाइम लगेगा मुझे मालूम है उसमें, है ना? ठीक है सर। तो दो मैं थोड़ा करके करवा दूंगा वो, हर क्लास में एक 2-2 क्वेश्चन लेके, ठीक है? ठीक है सर। इस तरह से। ओके बाय। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।